हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देखा था और आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। और अभी हम कुछ आसान क्वेश्चन को ही करने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इससे आपको ये पता लग जाएगी कि ये दोनों थ्योरम जो है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसको किस तरह से अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम आज कुछ इजी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इनको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में। उसके बाद हम आने वाले लेक्चर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ प्लेनर बॉडी इज लाइंग इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसमें कह रहा है कि एक प्लेनर बॉडी है जो एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो आपको एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के बीच रिलेशन फाइंड करनी है। तो देखो, आप जानते हो आपके पास दो थ्योरम है, एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दूसरा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, वो प्लेनर बॉडी के लिए अप्लाई होता है, लैमिनर बॉडी के लिए, फ्लैट बॉडी के लिए अप्लाई होता है, मतलब उस बॉडी के लिए अप्लाई होता है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो। ठीक है, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सभी तरह के बॉडी के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, चाहे वो प्लेनर बॉडी हो या फिर 2D में हो या 3D में हो, कोई भी बॉडी हो, उनके लिए सबके लिए अप्लाई होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। लेकिन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस केवल 2D ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है, मतलब जिसकी थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल हो, प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में प्लेनर बॉडी बोल रहा है ना, तो मतलब एक तो बात तय है कि इस क्वेश्चन के लिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगने वाली है। ओके, यस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है? जब हमने पढ़ाया था आपको कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि मान लो ये कोई प्लेनर बॉडी है, ओके, और ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड ये है अपना जेड एक्सिस। ठीक है, जहां पर एक्स और वाई बॉडी के प्लेन में प्रेजेंट है एंड जेड एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम लिख सकते हैं आई जेड इजकल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये बातें हमने सीखी थी कहाँ पर? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में। और वहां पर हमने आपको बताया था कि हम उन्हीं दो एक्सिस को जोड़ेंगे जो एक्सिस बॉडी के प्लेन में है। इस डायग्राम में बॉडी के प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहां पर एक्स और वाई को आपस में जोड़ा है। ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बॉडी के प्लेन में, बॉडी किस प्लेन में प्रेजेंट है? तो भैया एक्स एंड जेड प्लेन में प्रेजेंट है। बॉडी किस प्लेन में प्रेजेंट है? तो एक्स एंड जेड प्लेन में प्रेजेंट है। ओके, और आपसे एक्स वाई एंड जेड के बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, यहां पर इस डायग्राम की बात करें, ये तो एक एग्जांपल के तौर पर हमने आपको समझा दिया, लेकिन इसी डायग्राम को हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बॉडी एक्स और जेड प्लेन में प्रेजेंट है, ये बॉडी एक्स और ये जेड प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाई एक्सिस इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, वाई एक्सिस इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। लिख सकते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉडी एक्स और जेड प्लेन में प्रेजेंट है, बॉडी एक्स और जेड प्लेन में प्रेजेंट है, और हमको उसी दो एक्सिस को जोड़ना है जो एक्सिस बॉडी के प्लेन में प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स और जेड एक्सिस बॉडी के प्लेन में प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहां पर इन दोनों को जोड़ दिया है। इसलिए हम लिख सकते हैं आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। वाई एक्स, जब एक्स और जेड बॉडी के प्लेन में प्रेजेंट है, तो वाई तो बॉडी के प्लेन में वाई तो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा ना भाई। तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस। ठीक है, जब एक्स वाई बॉडी के प्लेन में प्रेजेंट है, तो जेड एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ओके, और मान लो जब x और z, मान लो ये है x और ये है z, तो ये हो जाएगा y। x z जब बॉडी के प्लेन में प्रेजेंट है, तो y बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा।
ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड, आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। ठीक है, ओके, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। इसमें 4 गो ऑप्शन दे दिया आपको। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है रिंग हैविंग रेडियस आर एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन। नंबर 2 बोल रहा है डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस टी। नंबर 3 बोल रहा है सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच। नंबर 4 अ क्यूब ऑफ साइड ए। चलो क्या पूछ रहा है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इनमें से किस बॉडी के लिए अप्लीकेबल है? अब जानते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है ना, वो किस ऑब्जेक्ट के लिए लगता है? तो वो 2D ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। किस ऑब्जेक्ट के लिए लगता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, मतलब जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो। थिकनेस क्या हो? नेग्लिजिबल हो। जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल थिकनेस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए अप्लाइड होता है? वो ऑब्जेक्ट जो 2D में हो, मतलब जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो। ओके, चलो नंबर 4 ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन पढ़ो। अ क्यूब ऑफ साइड ए। क्यूब है तो 3D में ही होगा, क्यूब है तो 3D में ही होगा ना, मतलब। और जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो 2D ऑब्जेक्ट के लिए लगता है और क्यूब 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए अप्लाइड नहीं होगा। चलो नंबर 3 देखो, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच। हाइट दे दिया है मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट है, हाइट दे दिया है मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट है, और परपेंडिकुलर एक्सिस 2D ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, और ये 3D ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर 3D ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट h है, तो इसके लिए भी नहीं अप्लाइड होगा क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट के लिए लगता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नंबर 2 बोल रहा है डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस टी। डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस टी, यहां पर डिस्क का थिकनेस दे दिया है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो किसके लिए लगता है भाई? तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जिसकी नेग्लिजिबल थिकनेस हो, जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो। यहां तो थिकनेस दे रखा है, मतलब यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि उनके लिए लगता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जिनका थिकनेस नेग्लिजिबल हो, और यहां पर थिकनेस दे रखा है। ओके, तो इसके लिए नहीं लगेगी, ठीक है। रिंग हैविंग रेडियस आर, नंबर 1 ऑप्शन, रिंग हैविंग रेडियस आर एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन। नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन मतलब, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन मतलब इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। फर्स्ट ऑप्शन में जो रिंग है उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। ओके, तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम उस ऑब्जेक्ट लगता है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो, तो इसके लिए लगी है क्या? यस, इसके लिए लगेगी। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1, रिंग हैविंग रेडियस आर एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन। ओके, तो ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट अ टेंजेंट इज 4 kg मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to its plane. Mass of the ring is 2 kg and diameter is 2 मीटर। इसमें कह रहा है कि एक रिंग है, लीजिए ये एक रिंग है, इस रिंग का मास 2 kg है और इस रिंग का डायमीटर 2 मीटर है। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस रिंग के टेंजेंट के अबाउट, ये रहा इस रिंग का टेंजेंट, इस रिंग का टेंजेंट के अबाउट, इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो है 4 kg मीटर स्क्वायर। कितना है भाई? 4 kg मीटर स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट, इसके टेंजेंट के अबाउट आपसे पूछ रहा है कि उस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कीजिए जो एक्सिस इस रिंग के सेंटर से भी पास हो रही है, जो एक्सिस इस रिंग के सेंटर से पास हो रही है और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछ रही है, ठीक है। आपको इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, और ये कौन सा एक्सिस है? ये वो एक्सिस है जो इस रिंग के सेंटर से पास हो रही है और ये इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसी के अबाउट आपको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। चलिए इस क्वेश्चन में
थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस दोनों यूज होंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो क्योंकि ये रिंग है और ठीक है ये रिंग है तो यूनिफॉर्म रिंग ही मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है तो यूनिफॉर्म रिंग ही मान के चलेंगे। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म रिंग है इसलिए इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर प्रेजेंट होगा, तो इसके सेंटर ऑफ प्रेजेंट होगा। ओके, तो हम एक एक्सिस एज्यूम करते हैं। कौन सा एक्सिस भाई, चलिए ये वाला एक्सिस एज्यूम करते हैं, इसके डायमीटर के अबाउट एक एक्सिस एज्यूम करते हैं। ओके, जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इसको आप मान लीजिए एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी हमने मान लिया आईसीएम होगा। क्या होगा, आईसीएम होगा। इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो आईसीएम होगी। क्यों, क्योंकि ये रिंग सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ओके भाई, ये रिंग यूनिफॉर्म है तो इनका सेंटर ऑफ मास इस रिंग के सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट हमने मान लिया कि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और इसके अबाउट इसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मान लिया कि आई है। ओके, टेंजेंट के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मान लिया आई है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ICM प्लस MR स्क्वायर। जब I क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ICM क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, जो इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। M क्या है तो मास ऑफ द रिंग एंड R इज द, याद कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस। ध्यान दीजिएगा। चलिए अप्लाई करते हैं। आई का वैल्यू दे रखा है क्या, यस क्वेश्चन में दे रखा है 4 kg मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये वो एक्सिस है जो इसके टेंजेंट से होकर पास हो रही है ना। और क्वेश्चन में दे रखा है कि टेंजेंट के होकर पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो 4 kg मीटर स्क्वायर। तो आई के जगह पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, आईसीएम को वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसका पता नहीं हमको। प्लस मास ऑफ द रिंग दे रखा है क्या, हाँ 2 kg, लिख दीजिए 2 kg इंटू आर क्या है, तो इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बता सकते हैं इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि इस रिंग का डायमीटर 2 मीटर है, इसलिए इन दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना वो कितना होगा, 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर के स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा ICM प्लस 2। यहां से हम लिख देंगे ICM इज इक्वल टू 4 माइनस 2, बराबर कितने आ गए भाई, 2। यूनिट की बात करें क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर। क्या आपका आंसर, यस 2 kg मीटर स्क्वायर। गलती मत कर देना, ऑप्शन 1 में ही मिलेंगे, गलत हो जाओगे, क्योंकि इसके अबाउट आपको फाइंड ही नहीं करनी है भाई। आपको किसके अबाउट फाइंड करनी है, आपने ये जो फाइंड किया ICM इस एक्सिस के अबाउट फाइंड किया ना। और आपको क्या फाइंड करनी है भाई, आपको क्या फाइंड करनी है, इस एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही है और साथ ही साथ इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और ये वो एक्सिस है जो इसके सेंटर से तो पास हो रही है लेकिन इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करनी है। तो इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करते हैं। अच्छा चलिए, मान लो ये एक्सिस कौन सा है, तो एक्स एक्सिस है, और ये हम एक एज्यूम कर लेते हैं ये है वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ध्यान देना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायमेट्रिकली पास हो रहा है। और ये है अपना जेड एक्सिस, है ना। तो जेड एक्सिस तो ऐसे खींच नहीं सकते हैं, तो चलिए इसको बना देते हैं जेड एक्सिस। ये रहा अपना जेड एक्सिस। ओके जी, ये हो गया अपना जेड एक्सिस। ओके, जेड एक्सिस इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और हमको इस जेड एक्सिस के अबाउट ही इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अब यहां पर क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर का साइन है ये, परपेंडिकुलर एक्सिस। हम क्या लिख सकते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे बताइए। लिखेंगे हम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, है ना जी। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई,
ये कैसे हुआ देखो मैं बार बार बता दिया हूँ, ठीक है। तो आपको यदि किसी बच्चे को जानना हो ना व्हाट इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो प्लीज रेफर मेरा पिछला लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो वहां आप रेफर कीजिए। तो हम लिखेंगे आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इन दोनों क्यों जोड़ रहे हैं एक्स वाई को, क्योंकि ये दोनों इस रिंग के प्लेन में है और जेड इस रिंग के परपेंडिकुलर में है। तो देखो क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायमेट्रिकली पास हो रहा है, दोनों इस रिंग के डायमेट्रिकली पास हो रहा है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट होगा ना। यस, तो हम आई एक्स तो लिखेंगे ही, आई वाई के जगह पर भी हम आई एक्स लिख देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, दोनों रिंग के डायमेट्रिकली पास हो रही है, इसलिए दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे। यहाँ पर हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 2ix, ठीक है। आई एक्स कौन सा एक्सिस है भाई? वो एक्सिस जो इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है। आई एक्स वो एक्सिस है जो इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और इसके अबाउट इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है? तो ICM है। तो लिख दीजिए आई एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे? ICM। ओके, ICM का वैल्यू पता है क्या? यस, अभी हमने निकाला 2 kg मीटर स्क्वायर, तो दो तो पहले से है, और ICM के जगह पे भी लिख दीजिए 2 kg मीटर स्क्वायर, तो 2 × 2 बराबर कितना हो गया? 4 kg मीटर स्क्वायर। आ गया ना आपका आंसर? यस, तो ये आपका आंसर होगा 4 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r about a line parallel to the axis of the cylinder and on the surface of the cylinder। देखो इसमें कह रहा है ना एक सिलेंडर है, तो पहले तो आप एक सिलेंडर बनाओ, लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर का मास m है भाई, इस सिलेंडर का मास कितना है? तो m है। इस सिलेंडर का मास m है एंड रेडियस r है। हमको इस सिलेंडर के उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है जो एक्सिस सिलेंडर के सरफेस से पास हो रही है, सिलेंडर से सरफेस से पास हो रही है, मतलब कुछ इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करनी है। ओके, और ये जो लाइन है ना उस एक्सिस के पैरेलल है जो इस सिलेंडर के सेंटर से पास हो रही है। ये जो लाइन है वो लाइन उस एक्सिस के पैरेलल है जो इस सिलेंडर के सेंटर से होकर पास हो रही है, मतलब सिलेंडर के अपने एक्सिस के पैरेलल है, सिलेंडर के अपने एक्सिस के पैरेलल है। ओके, ये वाला कौन सा एक्सिस है भाई? ये जो बड़ा वाला एक्सिस हमने बनाया है कौन सा एक्सिस है? सिलेंडर की अपनी एक्सिस है, मतलब इस सिलेंडर के सेंटर से पास हो रही है, और हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। इस एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस जो इस सिलेंडर के अपने एक्सिस, वो एक्सिस जो इस एक्सिस के पैरेलल हो और सिलेंडर के सरफेस से होकर पास हो रही है। हमको उस एक्सिस के अबाउट इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है जो एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल हो और सिलेंडर के सरफेस से पास हो रही है, मतलब हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। चलिए तो देखो ये जो एक्सिस है, दोनों एक्सिस जो है ना, ये जो दोनों एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एक्सिस है एक दूसरे के पैरेलल है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, दूसरा उनमें से कोई भी एक एक्सिस इस सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। क्योंकि ये सिलेंडर इनफॉर्म है, इसलिए इनका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस होगी वो यही वाला होगी जो इस सिलेंडर के सेंटर से पास हो रही है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम लिख सकते हैं, मान लो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है कितना? ICM है, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना है? तो I है। हमने मान लिया इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ICM है और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I है। हम लिखेंगे I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे?
ICM प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। जब चलो एम आर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, स्मॉल वाला एम आर स्क्वायर। जब आई क्या है तो मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट दिस एक्सिस, ICM क्या है, मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट दैट एक्सिस विच इज पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। चलिए वैल्यू फाइंड रखते हैं। ICM हमको पता है क्या? यस, ICM हमको पता है, पर क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखा है। कैसे पता है? पता है, जब हमने आपको सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था ना, तो वहां पर अच्छे से डिराइव करके बताया था कि भाई इस एक्सिस के अबाउट जो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, तो कितना होता है, तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। जब हमने सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, तो वहां पर हमने आपको बताया था, डिराइव करके बताया था कि भाई सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट जो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ना, वो होती है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, जहां पर एम क्या है तो मास ऑफ द सिलेंडर है, आर क्या है तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। तो ICM तो लिख दिए वैल्यू, प्लस एम क्या है तो मास ऑफ द सिलेंडर, मास ऑफ द सिलेंडर कितना है तो भाई कैपिटल एम है। आर क्या है तो इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तुम बता सकते हो क्या इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? क्या होगी? यही वाला होगी ना। मान लो ये सिलेंडर का सेंटर है, ये यही होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना। और ये कितना होगा? आर होगा, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस आर दे रखा है। ये रहा सिलेंडर का रेडियस जो कितना दे रखा है भाई, तो कैपिटल आर दे रखा है, ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो लिखेंगे आर स्क्वायर। तो बस एलसीएम लीजिए, ऊपर में हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगी अपना 3/2 एम आर स्क्वायर। लीजिए ये आपका आंसर है। आई बराबर कितना आया? 3/2 एम आर स्क्वायर। ओके, तो देखो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि भाई आज कुछ इजी क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमको ये पता लग जाए ना कि भाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। ओके, ये देखने के लिए ये एक कंसेप्ट बूस्टिंग या कंसेप्ट रिवाइजिंग प्रॉब्लम था, कंसेप्ट रिवाइजिंग प्रॉब्लम था, ठीक है, ताकि इससे आपको कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो सके और आपको पता लग जाए कि भाई इन दोनों थ्योरम को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। आगे आने वाला क्लास में हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, PYQ भी करेंगे, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये बस आपके रिवीजन के लिए था, ठीक है। तो देखो अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना कि थ्योरी को तो अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे को ये होता है कि थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन उनको न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होती है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको एक गलत फहमी होता है कि मैंने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया। 2 रीजन, एक उनको एक गलत फहमी होता है कि थ्योरी को मैंने समझ लिया, क्योंकि वो थ्योरी समझना मतलब लैंग्वेज रटना समझते हैं, जानते हैं। अगर यदि उन्होंने लैंग्वेज को रट लिया ना, फार्मूला को याद कर लिया ना, तो समझ लिए कि हमने थ्योरी को समझ लिया। थ्योरी को समझना मतलब लैंग्वेज को रटना नहीं होता है, ना ही फार्मूला को रटना होता है। फार्मूला तो क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाती है, और लैंग्वेज रटने वाली चीज नहीं है, वो तो स्वयं से आनी चाहिए। तुम यदि एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिए ना, तो लैंग्वेज तो अपने आप आ जाएगी। तो लैंग्वेज रटने वाली चीज नहीं है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना मतलब उसके लैंग्वेज को रटना नहीं होता है, उसके फार्मूला को रटना नहीं होता है भाई। फिजिक्स को कॉन्सेप्ट को समझना है ना, तो उसको इमेजिन कीजिए, उसको इमेजिन करो। तुम्हारे जो साइंटिस्ट है ना, एल्बर्ट आइंस्टीन, वो तो हमेशा बोलते हैं इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, सोचो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। थ्योरी को एक बार पढ़ लो और उसके बाद स्वयं इमेजिन करो क्या हो रही है, कैसे हो रही है। जब तक तुम इमेजिन नहीं करोगे ना, जब तक तुमको फिजिक्स आंखों के सामने दिखने नहीं लगेगी ना, तब तक तुम फिजिक्स को नहीं समझ सकते हो। तुम रट करके फिजिक्स को नहीं समझ सकते हो, तुम चाहे जितना भी कॉन्सेप्ट रटो, जितना भी फॉर्मूला रटो, जब तक इमेजिन नहीं करोगे। इमेजिन करो, स्वयं से फॉर्मूला को ड्राइव करो। एक बार देख लो, कोई बात नहीं, एक बार देख सकते हो, उसके बाद स्वयं से ड्राइव करो। एक बार थ्योरी को पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद स्वयं से इमेजिन करो, स्वयं से एनालाइज करो और उसको अपने ही लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। तो उन बच्चों को प्रॉब्लम बनाने में प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल्स बनाने में उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो बच्चे या तो थ्योरी को रट लेते हैं, ठीक है, या फिर थ्योरी को तो अच्छे से समझ लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। किसी भी कारणवश वो प्रैक्टिस नहीं करते, चाहे वो न्यूमेरिकल का देख करके सुन करके डर जाता है, या फिर आलसी लेजी,
किसी भी कारण से, तो वो बच्चे भी, उनको भी कठिनाई आ सकती है। ठीक है, तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, न्यूमेरिकल्स बनाना है। देखो देखो देखो, हीरो वो नहीं होते हैं जो पूरा एकदम स्मार्ट लगते हैं, पूरा अच्छे से स्टाइल में बाल है उनके, फिर अच्छे से कपड़े हैं, हीरो गिरी जा रहे हैं, अच्छे से बाइक पर कार पर घूम रहे हैं, वो हीरो नहीं होते भाई, वो हीरो नहीं होते हैं। हीरो एक गरीब आदमी होता है जिनके वस्त्र फटे हुए हैं, यदि वो अपने काम में तुमसे आगे है, अपने काम में आगे है, अपने काम को ईमानदारी से करता है। हीरो केवल वही है, महंगी महंगी गाड़ियों पर बैठने वाले, महंगे महंगे कपड़े पहनने वाले, खूब गुड लुकिंग वाले व्यक्ति हीरो नहीं होते हैं। हीरो वो होते हैं जो अपने काम को अच्छे से करते हैं। एक गरीब व्यक्ति जिसके तन पर वस्त्र भी नहीं है ना, वो मजदूर है, छेनी हथौड़ी चला करके अपना जीवन यापन करता है, लेकिन वही काम वो अपने बेस्ट तरीके से करता है, बेहतरीन तरीका से करता है, पूरी ईमानदारी से करता है, तो वो हीरो है। वो मर्सिडीज में घूमने वाला व्यक्ति हीरो नहीं है, जिसकी गुड लुक, जो बहुत ही गुड लुकिंग है, हैंडसम है, महंगे महंगे कपड़े पहने हुए, वो नहीं है हीरो। हीरो वो छेनी हथौड़ी चलाने वाला गरीब व्यक्ति जिसके तन पर वस्त्र नहीं है ना, वो हीरो है। यदि वो काम को अपनी ईमानदारी से करता है तो वो हीरो है। ठीक है, तो यदि आपको भी हीरो बननी है ना, तो आपको अपने काम को ईमानदारी से करना पड़ेगा और पूरा करना पड़ेगा, वही व्यक्ति हीरो है। यदि आपको भी हीरो बनना है ना, तो आपको अपने काम को ईमानदारी से करना पड़ेगा, पूरी परिश्रम करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो पूरी परिश्रम कीजिए। हीरो बनना है तो कपड़े से हीरो मत बनिए, अपने गुड लुकिंग से हीरो मत बनिए। ठीक है, हीरो बनना है तो अपने काम से हीरो बनिए। यदि अपने काम को तुम अच्छे से करोगे ना, पूरा करोगे ना, पूरी ईमानदारी से करोगे ना, नेक नियति से करोगे ना, तो तुम हीरो हो और हीरो हो। कम से कम ऊपर वाले की नज़र में तुम हीरो जरूर हो, तो दुनिया कुछ भी तुमको समझो, क्या ही फर्क पड़ता है। ऊपर वाले की नज़र में तुम हीरो हो, भगवान की नज़र में तुम हीरो हो, और उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं ना। यदि उनके नज़र में आ गया तो इस पूरा दुनिया की नज़र में आ गया भी। ठीक है, तो आपको भी हीरो बननी है ना, तो बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हीरो बनने का परिभाषा वो नहीं है महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी गाड़ियाँ, गुड लुकिंग। हीरो बनने की परिभाषा केवल इतनी है, आप अपने काम को अच्छे से करो, पूरी ईमानदारी से करो, नेक नियति से करो। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए, पूरी परिश्रम कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।